वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 जुलाई 2021 और 27 जुलाई 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए आज है 27 जुलाई 2021 और 27 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है और सीआरपीएफ स्थापना दिवस से संबंधित कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब यहाँ पर सारे को एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का जो गठन हुआ था ये 27 जुलाई 1939 को हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को ये मतलब कह सकते हैं गठन दिवस के इसका सीआरपीएफ का गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम देकर इसकी गठन किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है सीआरपीएफ का ये नई दिल्ली में है और इसका जो आदर्श वाक्य है ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा और यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, इसके अंतर्गत काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 19 मार्च 1950 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके नाम का नवीनीकरण करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा था। लेकिन स्थापना के समय जो इसका नाम था ये था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पूरे वीडियो को देखिए और यहाँ पर जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता अभी हाल ही में एमएसटीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ अस्पताल परिषद की भी सूरत बदलने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि जिसके तहत अस्पताल परिसर में बेकार पड़ी सामग्रियों का ई नीलामी किया जाएगा और सरकारी अस्पतालों के परिसर को व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ये जो समझौता किया गया है ये एमएसटीसी लिमिटेड के साथ किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो परिसर हैं, जो जितने भी बिहार में जो सरकारी अस्पताल के परिसर हैं यानी कि सरकारी अस्पताल के कैंपस में जितने भी मतलब कह सकते हैं सामग्रियां बेकार पड़ी हुई है उसको मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से ये अतिक्रमण ही है। तो इसको हटाने के लिए और परिसर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस समझौता भी किया गया है और एमएसटीसी लिमिटेड जो ये भारत सरकार का एक उद्यम है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है और इसके जरिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पर ई नीलामी किया जाएगा यानी कि जितनी भी सामग्रियां हैं उसकी ई नीलामी किया जाएगा यानी कि ऑनलाइन बोली लगाकर इसकी बिक्री की जाएगी। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पर समझौता किया गया एमएसटीसी लिमिटेड के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D टेक्निक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और जो ऑपरेशन जो शुरू होगा ये रोबोटिक विधि या फिर 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन शुरू होगा ये पटना एम्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार में पटना एम्स में इसका मतलब कि ऑपरेशन शुरू होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँ ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो तकनीक है ये भारत के चुने हुए हॉस्पिटल में कह सकते हैं मुश्किल से 4 से 5 ही ऐसे अस्पताल होंगे भारत में जहाँ पर ये ऐसी सुविधा है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में बिहार में पहली बार एम्स पटना में अब रोबोटिक विधि व 3D या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक तकनीक से संचालित ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो सकेगा। ये अभी हाल ही में ये मशीन लगाया गया यहाँ पर एम्स पटना में और इस विधि द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं इसका मतलब ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इस तकनीक के तहत मरीजों को ना तो बड़ा चीरा लगेगा और ना ही ज़्यादा दर्द होगा। सर्जरी के बाद मरीज 1 सप्ताह के भीतर ही डिस्चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पर आगे लिखा गया कि इस प्रकार की सर्जरी की सुविधा भारत के चुनिंदा और बड़े अस्पताल जैसे कि एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में ही मौजूद है। इस तरह की सुविधा मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि कुछ ही मतलब चुनिंदे अस्पताल में है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तकनीक से यानी कि रोबोटिक विधि या फिर 3D टेक्निक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना संभव हुआ है।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। ये जो रिपोर्ट है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया था। अब यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22.09%। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषित बच्चे हैं 22.09%। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्ष में बिहार में पिछले 5 वर्ष के दौरान यहाँ पर 22.9% बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। और यहाँ पर एक आंकड़े ये भी याद रखिएगा, जिनमें से 8.8% बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है, ऐसे बच्चों का भविष्य को देखते हुए सरकार ने उनकी देखभाल और उनके इलाज के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस राशि से कुपोषित बच्चों का इलाज व उनके पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा अलग से कुपोषित बच्चों के लिए भी बजट पेश किया जाता है, जो कि मतलब कि उनकी पौष्टिक आहार को और उनके भविष्य को देखते हुए मतलब कि इनके लिए मतलब लाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखें। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपसे बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हाल ही में हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला खिलाड़ी यानी कि भारत की महिला पहलवान प्रिया मलिक ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही है प्रिया मलिक। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि प्रिया मलिक ने इस वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से पराजित किया। अब यहाँ पर उनके उपलब्धियों के बारे में लिखा गया आगे कि इससे पहले प्रिया 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक, 2019-20 में स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक तथा 2020 में पटना में नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये यहाँ से आपको संबंधित चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इन्होंने बेलारूस के पहलवान को 5-0 से पराजित किया और ये जो आयोजित कहाँ हुआ था, ये हंगरी में आयोजित हुआ था। ये इस मतलब प्रतियोगिता का नाम है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021, जो कि हंगरी में आयोजित हुआ और यहाँ पे प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखें। और दोस्तों आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्ट्राइक समूह ने HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास शुरू किया है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के जो समुद्री अभ्यास वगैरह होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैरियर स्ट्राइक के HMS क्वीन एलिजाबेथ द्वारा अभी हाल ही में जो इसके नेतृत्व में भारतीय नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में ये समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। और ये समुद्री जो अभ्यास ये 3 दिवसीय है और ये पहली बार यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व HMS क्वीन एलिजाबेथ द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ से ये सारे मतलब चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है और ये 3 दिवसीय मतलब कि समुद्री अभ्यास है जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम और भारत भाग ले रहा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री का पुल का अनावरण कहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस पुल की चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अब ये पुल की विशेषता क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण जो किया गया है ये एम्स्टर्डम में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी और यहीं पर इसका अनावरण किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पुल है ये मतलब पूरी तरह से मतलब कि रोबोट के द्वारा मतलब इसका निर्माण किया गया है। इसमें मतलब कि कह सकते हैं पूरी तरह इसकी जो प्रक्रिया है वो रोबोटिक तरह से हुई। इसमें जो 3D प्रिंट बनाया गया वो पूरी तरह से रोबोट के द्वारा बनाया गया है। अब इस पुल की जो लंबाई है लगभग 40 फीट है और 6 वजन टन वाले स्टेनलेस स्टील की ये संरचना है, यानी कि इसका जो वजन है ये 6 टन है और इसका जो मतलब कह सकते हैं इसमें जो मेटल का जो इस्तेमाल हुआ ये स्टेनलेस स्टील है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेडल प्रिंटिंग कंपनी यानी कि MX3D ने किया है। इस प्रिंटिंग की प्रक्रिया 4 रोबोट की मदद से 6 महीनों में पूरा किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था इसमें जो प्रक्रिया पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं ये रोबोट के द्वारा किया गया था और इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगा था। आप यहाँ पर इस इमेज में इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसको यहाँ से आपको याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित काकतीय रिद्धेश्वर या फिर रंपपा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो ये जो मंदिर है ये तेलंगाना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में तेलंगाना स्थित काकतीय रिद्धेश्वर या फिर रंपपा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है यह मंदिर भगवान शिव की है। यह जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही वो मंदिर है। यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रंपपा के नाम पर रखा गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भगवान शिव का ऐसा कौन सा मंदिर है, वो किस राज्य में है, जिसका मतलब नाम जो रखा गया है उसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है। तो इस मंदिर का नाम है काकतीय रिद्धेश्वर मंदिर, जो कि आप कह सकते हैं रंपपा मंदिर भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। देखिए ये यहाँ पे याद रखिए। अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो लिवरपूल शहर है इंग्लैंड का, उसको विश्व धरोहर सूची से मतलब कि हटाया गया है। वो विश्व धरोहर सूची से हटाया जाने वाला तीसरा शहर है। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिला होगा, आपको याद होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ डेली ये वीडियो आप देखिए, रोजाना चैनल पर अपलोड होता है। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। आपको दोबारा कहीं से भी, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी करंट अफेयर्स हो, दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। जनवरी से लेकर अब तक यहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मतलब पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल साथी यानी कि बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसका हम जानते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक एक योजना लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत आम नागरिक नया या फिर पुराना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट कर सकते हैं और इन मोबाइल को शिक्षा विभाग की टीम गरीब बच्चों को सौंपेगी ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो सके, यानी कि पढ़ाई उनकी जारी रहे और ऑनलाइन तरीके से उनकी पढ़ाई होती रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है। जो भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पड़े रहते हैं, किसी काम का नहीं होता है, तो वो वैसे मतलब फ़ोन को डोनेट कर सकते हैं शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग वैसे फ़ोन को वैसे बच्चों को सौंपेंगे जो मतलब कि कह सकते हैं आर्थिक रूप से उस तरह विकसित नहीं है, जो कि मतलब एंड्रॉयड फ़ोन खरीद कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये पहल बहुत ही अच्छा पहल है जो कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इसका जो नाम है इस पहल का, यह है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। ये आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में जारी टॉप 10 मोस्ट हैंडसम एशियन मैन 2021 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? टॉप 10 मोस्ट हैंडसम इंडियन मैन की एशियन मैन की सूची में शीर्ष पर रहा प्रभास। ये भारत के हैं, तो भारतीय मतलब इसमें टॉप 10 मोस्ट हैंडसम एशियन की जो सूची जारी की गई, इसमें प्रथम स्थान पे भारतीय रहे। और भारतीय में कौन? ये प्रभास, जो कि साउथ फिल्म अभिनेता है, जो जिनका नाम है प्रभास। ये आप यहाँ पर याद रखिए। पूरी की पूरी सूची यहाँ पर मैंने ऐड की है, आप यहाँ पर देख के समझ पाएंगे। तो हाल ही में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम एशियन मैन की सूची जारी की गई और इस सूची में प्रभास सबसे बड़े महाद्वीप यानी कि एशिया में सबसे हैंडसम व्यक्ति के रूप में पहले स्थान हासिल किए हैं। ये आप याद रखिएगा। तो इस सूची की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर भारत के हैं प्रभास, और वहीं पर यहाँ पर सातवें स्थान पर देखेंगे तो विवियन डिसेना, जो कि ये भी भारत के। तो कुल मिला के 2 मतलब लोग इसमें शामिल हैं भारत के। और वहीं पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बारे में जब आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे स्थान पर, पहले के बाद दूसरे स्थान पर, वहीं 7वें के बाद 8वें स्थान पर फवाद खान। तो इमरान अब्बास नकवी और उसके बाद फवाद खान, ये 2 मतलब पाकिस्तानी इस सूची में है और वहीं पर 2 भारतीय इस सूची में है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में सतीश कालशेखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है, तो वे कौन थे? सतीश कालशेखर का भी हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार व कवि सतीश कालशेखर का निधन हुआ, वे 78 वर्ष के थे। अब यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है सतीश कालशेखर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मराठी भाषा के विख्यात कवि थे तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि इनको मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 2013 में इनकी जो रचना है, इस रचना का नाम याद रखेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा सा अटपटांग भी है। तो ये रचना है कि वाच नारयाची रोजनिसी। तो इन्हीं के लिए इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वाचनार याची रोजनिसी के लिए 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की किस सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था ने हाल ही में बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया है। किस संस्था ने भी हाल ही में अलग से बिजली बनाने के लिए एक अलग से सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बनास डेयरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि एशिया की, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की, ये ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था बनास डेयरी ने दूध उत्पादन में सफलता के बाद हाल ही में बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया है। और इसके तहत गुजरात के बनासकांडा जिले में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया बनास डेयरी के बारे में कि बनास डेयरी की स्थापना 1969 में ऑपरेशन फ्लड के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1961 के अनुसार किया गया था, ठीक है। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एम वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया, और ये प्रक्रिया जो थी पूरी तरह से वर्चुअली हुई थी। ये आप याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी? अब इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। इसका मतलब आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, पेड ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा। आप मैसेज करते समय ध्यान रहे आपको लिखना है pre21, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।